सेक्सुअल हेल्थ की बात जब आती है तब लोग अभी भी अनजान हैं और कैसे उनको समझ में आया या नहीं समझ में आता है कि सेक्सुअली उनको प्रॉब्लम है। That is the general awareness which needs to be there, that in a relationship between a male and a female, sexual intimacy and proper sexual intercourse is very important to maintain a bond, and also it has health benefits. ये जानना जरूरी है कि आप कम्युनिकेट करिए पार्टनर से। अगर कुछ इश्यूज है तो पता ही नहीं चलता है, बिकॉज सम ऑफ देम आर नॉट गोइंग टू टेल। वो पार्टनर को भी एम्बेरसमेंट होता है कि वो बता सके कि ये प्रॉब्लम्स है, कि ये इश्यूज आ रहे हैं। ये जनरेशन जो गूगल डॉक्टर्स बन जाते हैं, जब कुछ भी देखते हैं फिर उसका ओवर रिसर्च कर लेते हैं और फिर अज्यूम कर लेते हैं कि उनको जो प्रॉब्लम नहीं है वो भी है। मेन जनरली उनको क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, मोस्टली जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम लेकर आते होंगे? एंजाइटी इज अ बिगेस्ट एनिमी ऑफ इरेक्शंस, बिकॉज जो पीनिस के मसल्स रिलैक्स होने चाहिए ब्लड होल्ड करने के लिए, सो दे डू नॉट रिलैक्स विद एंजाइटी। इफ यू आस्क मी लो स्पर्म काउंट का अभी जो रीसेंट दिस करंट जनरेशन में जो कॉजेज है, स्मोकिंग, अल्कोहल इनटेक, बिंज अल्कोहल इनटेक, टबैको, वेरी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इम्पेयर्ड स्लीप पैटर्न्स, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल स्ट्रेस, रिलेशनशिप स्ट्रेस, नॉर्मल होने के बाद भी दे हैव दिस मिसकंसेप्शन कि पीनिस छोटा है। देखो पोर्नोग्राफी में वो कहाँ पे दे शो अबनॉर्मल थिंग्स ना, दे शो इलॉन्गेटेड पीनिसेस। जो क्या करते हैं आजकल तो यही है, तो उसको कंपेयर करोगे तो फिर कोई भी विल फील कि देयर इज सम प्रॉब्लम ना। अगर इरेक्शन प्रॉब्लम आया तो इट्स लाइक वार्निंग साइन कि अभी हार्ट अटैक आ सकता है। और निकोटीन जो है इज वेरी हार्मफुल। उसमें निकोटीन जो है ना ही वेसल्स कम करता है, अंदर के मसल्स के जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसको भी कम कर देता है। सो स्मोकिंग जनरली इज द वर्स्ट थिंग टू डू। ऐसे में वायग्रा और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आती हैं, तो वो कैसे काम करती हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी सहेली पॉडकास्ट। मैं हूं रूना आशीष और हम विषयों में वो विषय लेकर आए हैं जिसके बारे में सोचते हर कोई है, उस सिचुएशन से हर कोई गुजरता है, लेकिन बातचीत कोई नहीं करना चाहता, न करना चाहता है, न कर पाता है और नहीं करने की सोच भी पाता है। ये टॉपिक है मेल हेल्थ का, मेल सेक्सुअल हेल्थ का। और इसी टैबू सब्जेक्ट पर बात करने के लिए आज एक खास मेहमान को हमने स्टेज पे अपने स्टूडियो पर बुलाया है। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रियांक कोठारी जी और बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनके बारे में बताना चाहती हूँ कि ये है कंसल्टेंट एंड्रोलॉजिस्ट एंड मेंस हेल्थ स्पेशलिस्ट। साथ ही ये अटैच टू अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल्स मुंबई का जो है, ये वहाँ पर भी अटैच्ड है। डॉक्टर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इतना टैबू सब्जेक्ट है कि बात करने में लोग सोचते होंगे, लेकिन आप उन लोगों से रोज़ बात करते हैं, हर बात को बहुत तरीके से संभालते हुए। इसको बारीकी से संभालना पड़ता है, बहुत बिकॉज वो बहुत सेंसिटिव रहते हैं। कुछ पेशेंट्स तो जब सोच रहे रहते हैं कि हम आएंगे आएंगे, उसके बाद सर्च करते हैं, फिर एक इंक्वायरी भेजते हैं, फिर कॉल करते हैं, फिर इवेंचुअली अपॉइंटमेंट लेके आते हैं। तब वो देखते हैं कि कोई और आजू बाजू हो ना हो, और फिर वो बोलते हैं कि मेरी बात यहाँ पे ही रहेगी ना, किसी को स्प्रेड तो नहीं होगी। तो फिर इनको सेंसिटिवली डील करना पड़ता है। उनको बोलना पड़ता है कि ये बहुत ही दिस जनरेशन, ये एरा में बहुत ही कॉमन चीज़ है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिकॉज वरना वो जो सेक्सुअल इंटिमेसी और जो रिलेशनशिप है उसका बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट रहता है ये सेक्सुअल फंक्शनिंग बिल्कुल एंड इमोशनल फंक्शनिंग, सेक्सुअल फंक्शनिंग, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, साइकोलॉजिकल इंटिमेसी भी रहती है। सो करेक्ट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बहुत ही डेलिकेटली हैंडल करना पड़ता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको सुनना पड़ता है। वी हैव टू लिसन and we have to be part of their journey in understanding what they're going through and be empathetic in actually treating them. डॉक्टर, एक जनरेशन थी जो इस बारे में नीम हकीम के पास फिर भी चली जाती थी। एक जनरेशन थी जो पीयर प्रेशर में आके पीयर से बात करे, दोस्तों से बात करे है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती थी कि सही सलाह मिलेगी या नहीं। अब की जो जनरेशन, उसके पास इतना नॉलेज है कि यही नहीं मालूम कि विश्वास किस पे करे। ऐसे में आपकी इम्पोर्टेंस कितनी बढ़ जाती है? ये जनरेशन जो है वो गूगल डॉक्टर्स बन जाते हैं। जब कुछ भी देखते हैं फिर उसका ओवर रिसर्च कर लेते हैं और फिर अज्यूम कर लेते हैं कि उनको जो प्रॉब्लम नहीं है वो भी है। तो ऐसे केसेस में इट बिकम वेरी सेंसिटिव, कहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिली। सोशल मीडिया हैज़ इट्स बून्स एंड हैज़ इट्स टैबूज, एंड ये मैंने बहुत कॉमनली देखा है। नॉर्मल पेशेंट्स कुछ तो देख लेते हैं, किसी के साथ कंपेयर कर लेते हैं, पीयर्स में भी कंपैरिजन हो जाता है और उनको फिर सेल्फ डाउट, और सबकी पर्सनैलिटी अलग रहती है। कुछ पेशेंट्स ये चीज़ माइंड में बैठा लिए तो फिर वो बाहर नहीं निकालते। तो उनको समझाना बहुत ज़रूरी है, और ये सोशल मीडिया का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ना हो। अभी जैसे आप बोले हकीम के पास जाते थे, जैसे टाइम गया, पहले हकीम के पास जाते थे क्योंकि पहले वो नहीं अप्रोच कर पाते थे।
फिर वो अप्रोच करने लगे तो पीयर्स के पास जाने लगे, जो जनरेशन, तो पीयर्स के पास काफ़ी सारा मिस इन्फॉर्मेशन मिलने लगा। अभी विद दिस मॉडर्न जनरेशन एक्चुअली बिकॉज ऑफ द वर्क स्ट्रेस और ये सब की वजह से इतना फ्रेंडशिप जैसे पहले जैसा नहीं रहा, तो अभी दे हैव ओनली सोशल मीडिया। इफ़ यू आस्क मी, फ्रेंड्स के साथ भी इतना वो शेयर नहीं कर पाते। दे हैव सोशल मीडिया एंड देमसेल्व्स एंड दे अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज, एंड आफ्टर दैट वो अप्रोच करते हैं। सो दैट इज द सिचुएशन। सो फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट दे आर, द इंफॉर्मेशन दे हैव, अंडरस्टैंड वेयर दे गेट इट फ्रॉम, एक्सप्लेन टू देम व्हाट इज रॉन्ग। उनको बताना चाहिए कि इसमें से क्या क्या प्रॉपरली गलत है, आपने जहाँ से इन्फॉर्मेशन ली गलत है, फिर तो प्रोग्रेशन एवोल्यूशन रहा है। बिल्कुल। लेकिन मेंटल हेल्थ की बात हो जाती है, फिजिकल हेल्थ की बात हो जाती है, सेक्सुअल हेल्थ की जब बात आती है तो या तो लोगों को हंसी आ जाती है या लोग इधर उधर मुंह छिपाते हैं। ऐसे में ये इम्पोर्टेंस हर उस व्यक्ति को समझाना कि नहीं, ये भी आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, वो कितना चैलेंजिंग होता है डॉक्टर्स के लिए। इट इज वेरी नहीं, दैट इज एक्चुअली इट इज कॉन्ट्ररी, अच्छा। बिकॉज दीज पेशेंट्स व्हेन दे अप्रोच दे रियलाइज जब तक आते हैं डॉक्टर के पास कि ये तो इम्पोर्टेंट था, मैंने इतने टाइम तक इग्नोर कर दिया। ओ। सो जो पेशेंट एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लिसिट डिमांड। तो ये जब इम्प्लिसिट मतलब अंदर की डिमांड, बाहर की डिमांड कैसे रहती है, हमको ये चाहिए ये चाहिए, दिस इज इम्प्लिसिट डिमांड, इंटरनल डिमांड, जो उनको रियलाइज होता है जब वो बात करते हैं, या फिर जब तक उनको पार्टनर नहीं टोकते तब तक वो नहीं आते। तो ये जानना ज़रूरी है कि आप कम्युनिकेट करिए पार्टनर से, अगर कुछ इश्यूज़ है तो पता ही नहीं चलता है, बिकॉज सम ऑफ देम आर नॉट गोइंग टू टेल। वो पार्टनर को भी एम्बैरेसमेंट होता है कि वो बता सके कि ये प्रॉब्लम्स है, कि ये इश्यूज़ आ रहे हैं। करेक्ट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कम्युनिकेट करे और जान पाए, और उनको ये पता भी रहे कि एक्चुअली सम ऑफ देम आर नॉट इवन डिजीजेज, वो जस्ट थोड़ी अबनॉर्मैलिटी है, थोड़ा स्ट्रेस है, थोड़ा एक बार फेल हो गए तो क्या है, वो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस साइकोलॉजी। तो ये जानना कि ये सब चीज़ें बहुत ही सिंपल मैनर से ट्रीटेबल है। ऐसा कोई बहुत ही बड़ी थेरेपीज़ और जैसे सब पैकेजेस बना के रखे, अगर आप देखोगे ऑनलाइन तो सब जगह पे ये पैकेज, ये आप इसका ये पैकेज कर लो 30,000 40,000, ऐसे सब डायरेक्ट वो देख के उनको लगता है कि वो क्विक फिक्सेस है। पर एक्चुअली द रूट कॉज को जानना कि वेयर द प्रॉब्लम इज अराइजन फ्रॉम, एंड उनके जो पार्टनरशिप रिलेशनशिप में वो एक्चुअली कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब एक्चुअली उनके लिए कैसे यूनिक है वो प्रॉब्लम, वो अगर जान जाए और वो पेशेंट समझ जाए कि ये तो सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है ट्रीट करना। करेक्ट एग्जाम्पल, अगर कोई यंग कपल है, न्यूली मैरिड है, तो इनिशियली दे हैव वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट सेक्सुअल फंक्शनिंग, पर्टिकुलरली बोथ ऑफ देम आर वर्जिन, दे हैव नॉट हैड एनी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, उनको नहीं हुए रहते हैं, तो इन दैट केस दे डोंट हैव इनफ नॉलेज। एक बार वो फेल होते हैं तो वो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। अभी इन इवन इन एजुकेटेड और सेमी एजुकेटेड, व्हाट नो मैक्सिमम इफ देखा जाए, इंडिया का स्टिल अ डेवलपिंग नेशन। सो द वुमेन हु आर देयर दे हैव बीन टोल्ड कि फर्स्ट नाइट में परफॉर्म करना है, और फर्स्ट नाइट में परफॉर्म नहीं हुआ तो फिर उनको बोलते हैं कि आपका तो प्रॉब्लम है। करेक्ट। अरेंज मैरिज अलग है और लव मैरिज इज डिफरेंट, सो देयर इज सम कंपैटिबिलिटी, सो देयर इज डिफरेंट, पर जिसमें फर्स्ट नाइट में एक्सपोजर जब होता है, so then the woman itself will say कि अरे ये क्या हो गया, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। सो देयर इज, एंड आफ्टर दैट कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। करेक्ट। उनको बताया ही गया जनरेशन से कि ये होना चाहिए, और फिर इनको भी बताया गया है कि होना चाहिए, नहीं हुआ, दोनों में डाउट, दोनों में ये इट बिकम्स अ टेंस एटमॉस्फेयर बन जाता है नेक्स्ट टाइम के लिए, फिर वो एंग्जाइटी आ जाती है। ये सिंपल चीज़ ट्रीट करना इज एजुकेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्स एजुकेशन, जैसा आपने बोला, तो बोथ एट द टाइम ऑफ स्कूलिंग एंड कॉलेज में सेक्स एजुकेशन दिया जाए तो ये बहुत ही परसेंटेज ऑफ ये जो सम ऑफ द मैरिजेस भी टूट जाते हैं। तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज एंड दिस लैक ऑफ नॉलेज। तो ऐसे पेशेंट्स में काउंसलिंग विद माइल्ड मेडिसिन टू जस्ट बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस एट दैट टाइम गोज अ लॉन्ग वे, तो उससे ही वो सॉल्व हो जाता है, तो आगे तक इश्यूज आते ही नहीं है। वी हैव गेट कपल्स हु कम टू अस आफ्टर 6 months समटाइम्स, और उनको पता ही नहीं है कि अभी क्या करना है, वो ट्राई कर चुके हैं, फिर वो लोग होप्स भी छोड़ देते हैं, फिर इवेंचुअली कोई उनको बताता है कि विजिट करिए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये इनिशियल फेजेस में और यंग मेल में जो होता है वो प्रॉब्ली बहुत ही माइनर इश्यूज और एक्चुअली कंपैटिबिलिटी साइकोलॉजिकल और नॉलेज इश्यूज हो सकते हैं। अच्छा, हमने बहुत बार खुद में आसपास में देखा भी है, हमने फिल्मों में भी देखा है कि हम महिलाओं के लिए तो बहुत इजीली हो जाता है कि चलो तुम डॉक्टर को दिखा के आओ, क्या हो गया तुमको। लेकिन यही बात जब मर्दों पर आती है तब ईगो आगड़े आ जाता है, दुनिया भर के जो एक अलग से प्रेशर है वो आड़े आ जाते हैं। ऐसे में क्या आपने कुछ चेंजेस देखे हैं इस जनरेशन के साथ? डेफिनेटली द पहले जो मेल ईगो जो बोलते थे फॉर अप्रोचिंग अ डॉक्टर,
पर्टिकुलरली व्हेन कंपेयरिंग, पहले आप बोलेंगे कि वाइफ को ही पहले जाना है फॉर एनी, ऐसा नहीं है, काफ़ी चेंज हुआ है. नाउ द इशू इज दैट वो मेल हैज़ टू कम टू टर्म्स विद इट कि मुझे अभी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ये इशू के लिए. इट इज़ नॉट अबाउट बिकॉज आई एम अ मेल आई विल नॉट गो. वो आई नॉट सीन बिकॉज इन दिस generation which I have been practicing since the past 10 years, I have not seen that very commonly. बट इसमें कैसा होता है कि जो बहुत ही विलेज एरिया से वहाँ पे अभी भी वो फैक्टर है. बट अभी जैसे आप मिडिल क्लास एजुकेटेड सोसाइटी में होंगे तो वो फैक्टर नहीं है. एक्चुअली बोथ कम टुगेदर और वो दोनों समझ के आते हैं. दैट इज देयर, दैट आई वुड से कि वो मेल ईगो कंपोनेंट व्हाट आई हैव बीन हियरिंग फ्रॉम प्रीवियस जनरेशंस एंड फ्रॉम प्रीवियस थिंग्स वो काफ़ी कम हो गया है, एक्सेप्ट फॉर द रियली लोअर सोशियो इकोनॉमिक और कमिंग फ्रॉम अ लोअर एजुकेशन बैकग्राउंड. उसमें अभी भी है ये, बिकॉज फॉर देम इट इज स्टिल अ टाबू. But it is improving, and I see in the next 10 years कि it will become very very much better, and very people will be conversant about it. As now also, if you see, they see social media पे इतना easily available है, ऐसा कुछ नहीं. पहले तो content block होता था, अभी सब कुछ available है. And so they also think कि हाँ ऐसा कोई बड़ा problem नहीं है, कि whatever it is it will can be solved. ये समझ के फिर वो आते हैं. बिल्कुल. तो मेल ईगो का component कम हुआ है डेफिनेटली. एक अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल्स की मैं बात करूँ तो बहुत कन्वीनियंस वाली बात करते हैं. एक नॉर्मल से एक कोई तकलीफ है आपको तो पास के ही हॉस्पिटल में चली जाइए, अफोर्डेबल भी है, सब कुछ है. लेकिन फिर भी ये सब तो अवेलेबल आपने करवाया है, एक हॉस्पिटल की पूरी जो लाइन है वो करवा रही है. लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि सेक्शुअल हेल्थ की बात जब आती है तब लोग अभी भी अनजान है, और कैसे उनको समझ में आया या नहीं समझ में आता है कि सेक्सुअली उनको प्रॉब्लम है. अभी इसमें प्रायोरिटी आ जाती है, बिकॉज दीज डेज नाउ स्टेइंग इन मेट्रो सिटी. हम मुंबई की बात करेंगे. मेट्रो सिटी में देर इज वर्क, देर इज फाइनेंशियल प्रेशर, फिर वो मीट नहीं हुआ, दोनों काम कर रहे हैं तो बहुत कम होम टायर्ड, फिर बहुत बोलते हैं कि हम थोड़ा टीवी देख के हम फिर सो जाते हैं, नेक्स्ट डे भी जल्दी जाना है, ट्रिप्स प्लान करने में लीव्स का प्रॉब्लम होता है. तो देन द प्रायोरिटी में वो पीछे चले जाता है. तो प्रायोरिटी में पीछे चले जाता है तो प्रॉब्लम होता है तो भी इग्नोर हो जाता है, या फिर वो उतना वो तो पहले प्रॉब्लम पता चले फिर उसको प्रायोरिटाइज करके जाके हॉस्पिटल में जाना है, तो वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा ये लेस प्रायोरिटी पे चले जाता है. करेक्ट. फिर जब वो रिलेशनशिप में अनबन होने लगती है, फिर दैट इज व्हेन दे अंडरस्टैंड कि इसको कुछ करना पड़ेगा. सो दैट इज द जनरल अवेयरनेस विच नीड्स टू बी देयर, दैट इन अ रिलेशनशिप बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल, सेक्सुअल इंटिमेसी and proper sexual intercourse is very important to maintain a bond, and also it has health benefits. डेफिनेटली. It does have health benefits, definitely. And the hormones which are secreted, oxytocin is secreted for the male and the woman. That हैप्पी हार्मोन्स. काफी hormones रहते हैं, तो उससे actually what happens is the relationship becomes better, you get better vibes, and बाकी चीजों में भी it becomes better. So I've seen sexually active जो couples रहते हैं, and when they approach for these problems that they have been sexually active for a long time, say 5-10 years, and बाद में जो problem आया, so they come very frankly and they get treated also very easily. And those who come वैसे कि बहुत टाइम से नहीं हुआ and then they are coming like they have been feeling for a long time, उनका ट्रीटमेंट बहुत ही prolonged जाता है, because they come very late. For them वो प्रायोरिटी नहीं था, और अभी सडनली चाइल्ड करना है तभी आ जाता है. तो चाइल्ड करने के लिए when they approach, that means it is something कि ये प्रायोरिटी नहीं था. सेक्सुअल हेल्थ, सेक्सुअल इंटरकोर्स, intimacy was not a priority for them. What was the priority was the child, and that is when they are coming. So then these patients is something we have to tell them. They don't understand. They don't have that much understanding that sexual intimacy is very important for a relationship. Also, for some of the couples, they are staying apart. Like if I tell you, the urbanization, they come for work out here. The wives are at home. Very common. And they are at home. They are here. सो कभी कभी इन बिटवीन दे मीट, एंड तभी अगर नहीं होता है तो वापस आके फिर वो ट्रीटमेंट लेके फिर वापस जाते हैं. तो इट बिकम्स लास्ट प्रायोरिटी फॉर देम. इट इज बिकॉज दे हैव टू अर्न, दे हैव टू गो बैक. फिर वो किड्स हो जाते हैं. वेरी कॉमन थिंग इज इन कपल्स हैव बीन मैरिड फॉर लॉन्ग ऑल्सो, आफ्टर हैविंग किड अगेन दे हैव टू रीस्टार्ट. तो उधर वापस प्रॉब्लम आता है. फिर वो इंटिमेसी, बॉन्डिंग एंड रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट इज व्हाट दे जनरली दे फेस इश्यूज, एंड दे डू अप्रोच अस, and that has to be also treated. So that is important कि ये prioritize करना ज़रूरी है, so that the relationship bond is going to be there, and sexual needs जो रहते हैं, both have male and women, and that is how we are made. That is how humans have been made. So those needs is not satisfied, there is a lot of
frustration, lot of Frustration. yeah. So that problem arises. एट द सेम टाइम हम लोगों के यहाँ पूरे आसपास समाज में बताया जाता है कि अब शादी हुई तो बच्चा होना चाहिए। कहीं जाकर अभी भी वो एक इंटिमेसी को इम्पोर्टेंस देना है, वो पार्ट स्किप कर दिया जाता है। तो ऐसे में जब स्किप्ड पार्ट होता है, तो आपके जितने भी पेशेंट्स आते हैं आम तौर पर मेन जनरली उनको क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं मोस्टली जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम लेकर आते होंगे? कॉमन प्रॉब्लम जो इनिशियल में है कि दे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एंग्जाइटी की वजह से इरेक्शन सस्टेन नहीं होता है। सेकंड इज वेरी कॉमन इज प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जो जल्दी डिस्चार्ज है, शीघ्रपतन जो बोलते हैं, जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। दैट इज बिकॉज उसका एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहती है पेशेंट्स में। तो अगर इफ आई गो इनटू प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, सबसे कॉमन एलिमेंट है, सेक्सुअल एलिमेंट इन मेन इज प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, दैट इज जल्दी डिस्चार्ज, शीघ्रपतन, दैट इज नॉट एबल टू कंट्रोल इजैकुलेशन एज पर द नीड्स। तो उसके पहले वो डिस्चार्ज हो जाता है आफ्टर गेटिंग अ गुड इरेक्शन। तो उसमें कैसा होता है कि नाउ पार्टनर विल से, अरे अब आपका तो जल्दी डिस्चार्ज हो गया, स्टैमिना कम है। एंड समटाइम्स देयर कैन बी कंपैरिजंस आल्सो इफ दे हैव प्रीवियस पार्टनर्स। या yeah, that is also something which is now in this generation, this is a new thing which was not there before. Now there are comparisons with previous partners. पहले तो बहुत मैं they won't say mention but they will understand. So they'll say, अरे आपका तो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो गया। So in this case what happens is now the male is now thinking, now आप सोचो आप नेक्स्ट उसके लिए जा रहे हो इंटरकोर्स के लिए, तब आपको माइंड में यही है कि अगर मैं जल्दी डिस्चार्ज हो गया तो मुझे क्रिटिसाइज किया जाएगा। तो फिर उसके कॉन्फिडेंस को हिट लेता है एंड बिकॉज ऑफ दैट इरेक्शन इश्यूज भी आ जाता है, बिकॉज एंग्जाइटी इज अ बिगेस्ट एनिमी ऑफ इरेक्शंस। बिकॉज जो पीनिस के मसल्स रिलैक्स होने चाहिए ब्लड होल्ड करने के लिए, सो दे डू नॉट रिलैक्स विथ एंग्जाइटी। सो देन दिस प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कीप्स ऑन अकरिंग अगेन एंड अगेन। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी दो टाइप्स के होते हैं। वन इज कि वो सिंस द बिगिनिंग द नेचुरल टेंडेंसी, जैसे किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की हाइट कम है, तो किसी का टाइम लास्टिंग फ्रीक्वेंसी, बिकॉज सेंसिटिविटी जो रहती है आफ्टर दे रीच द थ्रेशोल्ड ड्यूरिंग इंटरकोर्स, तो थ्रेशोल्ड जल्दी रीच हो जाता है कुछ पेशेंट्स में बहुत टाइम लगता है, और देयर आर सम पेशेंट्स जिस पे इट टेक्स लॉन्ग लॉन्ग टाइम, 5 मिनट्स 10 मिनट्स, एंड दे आर नॉट एबल टू इजैकुलेट। सो दो स्पेक्ट्रम है। So it's a natural tendency. So if you ask me, premature ejaculation is not always a disease unless it is because of infection, because of thyroid hormones or other hormonal problems, then it is a disease which can be treated. That is, it is acquired. That means पहले अच्छा था, बाद में issues आ गए। पहले अच्छा टाइमिंग था, बाद में issues आ गए। So those patients are actually easier to treat. So जो पहले से प्रीमेच्योर ejaculation, वो नेचुरल टेंडेंसी है थोड़ी उनकी, और फिर कॉन्फिडेंस डाउन होने की वजह से वो जो थोड़ा भी था वो भी कम हो जाता है। एक लो स्पर्म काउंट वाला ये कितना कॉमन होता है और ये एग्जैक्टली क्या होता है? किस वजह से होता है? So low sperm count, coming to that, is very common because of modernization, because of sleep. Sperm count is a function of many things. Sperm count जो है is a marker of the male health. The healthier the male, the better the sperm count quality. So अगर कोई मेल है जो रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं और गुड डाइट ले रहे हैं, तो दे काउंट शुड बी मच बेटर। समवन हु इज वेरी ओबीज, समवन हु हैज अ वेरी सेडेंटरी लाइफस्टाइल and is having certain diseases, so his overall health is not good, the sperm quality will be lower. Now sperm count is one thing, कि sperm count अगर नॉर्मल रहा तो प्रेगनेंसी होगी, ऐसा नहीं है। इनफर्टिलिटी इज कि सेक्सुअल इंटरकोर्स रेगुलरली 6 मंथ्स 1 ईयर के लिए किया, फिर अगर चाइल्ड नहीं होता है तो दैट इज इनफर्टिलिटी। अच्छा। इसके असेसमेंट में जब सीमेन काउंट करते हैं, उसमें अगर एक मार्कर के नीचे आया तो हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ, दिस इज नॉट नॉर्मल काउंट, थोड़ा लोअर है, सो देन वी स्टार्ट ट्रीटिंग। ओके। करेक्ट। तो दो लो काउंट के वो समटाइम्स लो काउंट में भी कंसीव हो जाता है जब वाइफ यंग होती है, तो दैट इज नॉट द मार्कर ऑफ इनफर्टिलिटी। आफ्टर ट्राइंग फॉर 1 ईयर व्हेन बोथ पार्टनर्स आर नॉर्मल, अगर 6 मंथ्स 1 ईयर तक नहीं प्रेगनेंसी हुआ तो वो इनफर्टिलिटी हुआ, उसमें लो काउंट होता है। स्पर्म मॉर्फोलॉजी, शेप अबनॉर्मल हो सकता है, और मोटिलिटी कम हो सकती है, दैट इज स्पीड ऑफ स्पर्म स्विमिंग। सो दीज 3 फैक्टर्स में कोई ना कोई इफेक्ट हो सकता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होने में इश्यूज हो। और इन दिस केस अगर आप देखोगे तो अभी नाउ द न्यू थिंग इज फर्स्ट चेक द मेल। पहले कैसा था, फीमेल का सब कुछ चेक होता था, तब सब मेल अप्रोच ही नहीं करते थे बिकॉज ऑफ दैट ईगो व्हिच वी मेंशन समटाइम्स। 1 साल 2 साल एंड नेवर, ये पीपल अप्रोच ही नहीं करते थे, बाद में कभी सीमेन टेस्ट किया। अभी तो साथ में होता है, अभी एवरीवन इज अवेयर, जब फीमेल का इवैल्यूएशन स्टार्ट हुआ तभी सीमेन टेस्ट हो जाता है। दोनों फिर फैक्टर ऑप्टिमाइज होते हैं। इफ यू आस्क मी लो स्पर्म काउंट का अभी जो रीसेंट
दिस करंट जनरेशन में जो कॉजेज है स्मोकिंग, अल्कोहल इंटेक, बिंज अल्कोहल इंटेक, टबैको, ओह very sedentary lifestyle, impaired sleep patterns, stress, lifestyle stress, relationship stress, correct? Then testicular infection कुछ हुआ है, कुछ swelling हुआ है, जो other factors है, hormonal imbalance. So all these things can lead to low sperm count and motility. So overall low semen quality. So ये इम्प्रूव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मेल हेल्थ में, अपनी जनरल हेल्थ में अगर इम्प्रूवमेंट होगा तो ओवरऑल स्पर्म काउंट, स्पर्म क्वालिटी, सीमेन में भी इम्प्रूवमेंट आएगा इन द काउंट मोटिलिटी, करेक्ट? सो जैसे रेगुलर एक्सरसाइज 45 मिनट्स एवरी डे, लिटिल बिट ऑफ योगा मेडिटेशन, नॉट ऑल द टाइम बीइंग ऑन द गो, थोड़ा रिलैक्सेशन, रिलैक्स करेक्ट? अवॉइडिंग एक्सपोजर टू पोल्यूशन, some occupations में बहुत एक्सपोजर होता है टू pollutants if they're in factories and everything, so they have to take medicines to cover those factors. Yeah, solvent industry है, फिर any factory where the heat is more, because when the heat is more the semen द क्वालिटी लूज deteriorates because of the heat, the production deteriorates. So those things, so occupational hazards तो clear किए, lifestyle changes में regular exercise किया, dietary changes में you should have fruits, salads of all different varieties because they have antioxidants. So these antioxidants are very important for sperm count and motility. Then you have a dry fruit serving every day. Walnuts are very important. अखरोट जो बोलते हैं, अखरोट फिर किशमिश, बादाम, all different ड्राई dry fruits and good घर का खाना where there is a combination of fat, proteins भी important है, fat भी important. आप बहुत जंक फूड नहीं खाना है, ऑयली फ्राइड नहीं खाना है, पर घर का खा सकते हैं अभी भी। सी ऑयली फ्राइड नहीं खाना है तो सम ऑफ देम एकदम ऐसे मैफसिन एकदम इमेसिएट हो जाते हैं, पूरा फैट लॉस हो जाता है। दैट इज नॉट गुड फॉर स्पर्म। अगर आप सडन वेट लॉस कर रहे हो, सडन स्टार्व कर रहे हो तो स्पर्म और खराब हो जाएंगे, उनको न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा। इट इज अबाउट एडिक्वेट न्यूट्रिशन रादर देन नो न्यूट्रिशन। एडिक्वेट न्यूट्रिशन, एडिक्वेट एक्सरसाइज इन द बैलेंस, और घर का गुड, आउटसाइड का जंक अवॉइड करना। दैट दोस फैक्टर्स विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द सीमेन काउंट, मोटिलिटी एंड देयरफॉर इंक्रीज द चांस ऑफ प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ सकते हैं। और प्रीमेच्योर, अनदर मिसकंसेप्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और सीमेन उसका कोई रिलेशन नहीं है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी है, अगर इंसर्ट होने के बाद अगर इजैकुलेट अंदर हो रहा है तो वो फर्टिलिटी को इफेक्ट जनरली नहीं करता है। सो दैट इज ऑल्सो लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, बट इफ यू गिव सम मेडिसिन वो इरेक्शन आके फिर पेनिट्रेट होके हो जाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन है जो इरेक्शन कभी कभी मेंटेन नहीं होता है, जो मैंने बोला एंग्जाइटी के, यंगर पॉपुलेशन में एंग्जाइटी की वजह से, ओल्डर पॉपुलेशन में बिकॉज ऑफ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड। एज ओल्ड एज आती है वैसे डिफरेंट डिफरेंट डिसऑर्डर्स आते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर होता है तो वेरी हाई प्रेशर फ्लो की वजह से जो पिनाइल वेसल्स होते हैं वो थोड़े नैरो हो जाते हैं, तो ड्यूरिंग इरेक्शन द ब्लड फ्लो हैज टू इंक्रीज 100 टाइम्स, तो वो इंक्रीज नहीं हो पाता है। तो नाउ अनदर प्रॉब्लम इज वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, बिकॉज यू नॉट आस्क मी बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि नाउ पीपल टेक आयुर्वेदिक एंड अदर टैबलेट्स एंड जैसे कि हमको साइड इफेक्ट्स नहीं चाहिए। नाउ भी ब्लड प्रेशर हुआ, डायबिटीज हुआ, तो वी टेक टैबलेट्स, हाँ they are effective. So this is also, if erectile dysfunction is there, then we can take some tablets, some for a longer time also. तो उसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। ये बहुत बड़ा टाबू है कि अगर एलोपैथिक मेडिसिन ले लिया तो साइड इफेक्ट्स आएगा। सो दे आर, इफ यू टेक इट अ वेरी हाई डोज एंड टू रेगुलरली तो प्रॉब्लम होता है, बट इट इज वंस यू कम टू अ डॉक्टर एंड यू प्रिस्क्राइब्ड, जनरली दे आर गोइंग टू हैव बेनिफिशियल इफेक्ट्स एंड नॉट साइड इफेक्ट्स। तो वो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जिसकी वजह से अननेसेसरी पेशेंट गोज फॉर अनदर थिंग्स, अदर थिंग्स विच आर नॉट एविडेंस प्रूव्ड। ये वो लेंगे, टैबलेट लेंगे और जड़ी बूटी लेंगे, और उसको वो कॉस्ट भी बहुत देते हैं, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ, इफ यू सी लॉट ऑफ क्वैकरी गोइंग ऑन। सो 30-40,000 चार्ज करते हैं, 1 लाख चार्ज करते हैं। हमने देखा है पेशेंट पूरा एग्जॉस्ट करके हमारे पास आते हैं, और फिर हम कुछ सिंपल देते हैं तो फर्क पड़ जाता है। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू अप्रोच विद अ पॉजिटिव माइंडसेट कि कोई हमको गलत ट्रीटमेंट नहीं देगा, और the right doctors after taking this, rather than going to the nearest person. ट्रू। एक इरेक्शन अपग्रेड फॉर्मूला, ये थोड़ा सा बताइए होता क्या है? Erection upgrade formula in the sense, that's what I was telling, ये जो आप जाते हो अगर आयुर्वेदिक क्लिनिक्स में या किधर भी, तो आपको उसको पूरा फॉर्मूला दे देंगे, बोलेंगे 30-40,000 रुपीज का कोर्स है 1 मंथ का, उसके बाद सब कुछ परमानेंटली ठीक हो जाएगा। So this is something which is very very, without identifying cause सीधा ट्रीटमेंट दी जाती है।
सो अपग्रेड इरेक्शन नहीं, वी वांट इरेक्शन कि व्हाट इज द कॉज विच इज कॉजिंग। अगर वो साइकोलॉजिकल है फॉर एग्जांपल, तो वो सॉल्व हो जाएगा, उसको बाद में टैबलेट्स नहीं लगेंगे। और अगर वो माइल्ड पैथोलॉजिकल मतलब ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की वजह से है, तो माइल्ड मेडिसिन, वही लो डोज मेडिसिन से एकदम अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। उनको ऐसे पूरा कोर्स ऐसे सब करने की जरूरत नहीं है। बहुत सीवियर भी जब रहा, तो ये सब लेने के बाद कोई सॉल्व नहीं होता है, बिकॉज तब तक नर्व्स आर्टरीज डैमेज हो गए हैं। तो उसके भी सोल्यूशन है, एडवांस इंजेक्शन, सर्जरीज। सो दे गिव गुड सॉल्यूशंस एंड सेक्स लाइफ अच्छी हो सकती है। इन टुडेज डेट देयर व्हाटएवर पेशेंट कम्स इन व्हिचएवर कंडीशन, mild, severe, moderate, we have solutions for everything, and they will be able to have a very active sexual life without suffering complications. So each patient requires customized treatment. तो वो उसके लिए they have to approach the right doctor and the they give the right information. 20s एंड 30s में स्पेशली ये देखा जाता है कि ईडी है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। जैसे आपने कहा, एक स्ट्रेस की वजह से एंजाइटी और डर, परफॉर्मेंस प्रेशर, वो सब चीज़ें हो सकती है। इसमें तो आपको साइकोलॉजिस्ट भी बन जाना पड़ता होगा। इसमें तो उनको अंडरस्टैंड करना है, दैट्स व्हाट लिसन, मैंने बोला यू हैव टू लिसन टू देम, अंडरस्टैंड कि वो क्या बोल रहे हैं, कि कौन से सिचुएशन में उनको नहीं हो रहा है। एग्जांपल इफ आई कैन, कि दे विल से एकदम वेरी कॉमन पेशेंट, दिस इज अ पेशेंट विच इज द कॉमनेस्ट, कि अगर मैं रात सुबह उठता हूँ मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग मूड जो बोलते हैं, तब तो अच्छा इरेक्शन आ जाता है। जब मैं कभी कभी सेल्फ स्टिमुलेट मैस्टरबेशन करता हूँ, तो भी अच्छा इरेक्शन आ जाता है। पर जब मैं पार्टनर के साथ जाता हूँ, तब मेरा इरेक्शन सस्टेन ही नहीं होता है। हाँ। दैट इज लाइक टेलिंग कि फिजिकली सब नॉर्मल है, हम्म। physically the organ, the blood flow, everything is normal, but when that anxiety comes in, performance pressure के टाइम पे वो थोड़ा वीक हो जाता है। So these patients don't need too much treatment, you need reassurance counseling, पार्टनर साथ में है तो उनको थोड़ा समझाओ कि थोड़ा फोर प्ले करे, थोड़ा रिलैक्स रहे, कि उनको प्रेशराइज नहीं होना चाहिए। और थोड़ा मेडिसिन क्यों, क्योंकि अभी अगर आप बोलोगे सिर्फ काउंसलिंग से ठीक हो जाएगा, तो नहीं होता है। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँ कि आप खाना सपोज कुछ नहीं खा रहे हो, आप ये मत करो, तो इफेक्ट आएगा, पर देन थोड़ा तो विल वेवर, यू डोंट बी सो कॉन्फिडेंट। अभी उनको बोल दिया पार्टनर को, तो भी उनको थोड़ा तो ये रहेगा ना क्या हो रहा है, आपका ध्यान उधर ही रहेगा। वन समथिंग इज रॉन्ग, यू विल फोकस ऑन दैट। अगर आपको लगा कुछ लगा है उधर, तो आप उधर ही ध्यान वहाँ जाए। ध्यान जाएगा। तो उसको डाइवर्ट करने के लिए वी हैव टू गिव दैट लिटिल डोज ऑफ मेडिसिन, सो दैट वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, तभी भी अगर स्टिमुलेशन चालू रहा तो इरेक्शन आएगा। एंड देन व्हेन दे सक्सीड विद दिस, कॉन्फिडेंस कम्स बैक, then we stop the medicine, then it will be back to normal. It's just resetting the sexual rhythm and cycle. ओके। एक हस्त मैथुन की, मास्टरबेशन की बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, बहुत कंफ्यूज सा लगता है, ठीक है गलत है, नहीं करते करते हैं। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? This is a very important topic. Masturbation ka, if you see sub unqualified, they put videos, masturbation healthy, not healthy, this, that. So, what is masturbation? Particularly, it is a self-stimulation to release tension, which gives pleasure. Now, masturbation also there are different ways how they self-stimulate, whether they are using their own hand or they're using certain visual stimuli, they're using pornography. Those things also make a difference. So we'll come ulta. What is abnormal से will come what is normal. If someone is now addicted to pornography, वो pornography देखे बिना उनको इरेक्शन ही नहीं आता है, क्योंकि वो उनको अभी हैबिट हो गई है माइंड को, कि मैं अगर ऐसा कुछ देखता हूँ तो ही वो स्टिमुलेशन होता है, तब भी वो इरेक्शन आता है, और फिर वो मैस्टरबेशन करते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम भी उनको वही करना पड़ता है। नेचुरली अगर कोई पार्टनर के साथ है तो उनको इरेक्शन नहीं आता है, क्योंकि वो अमाउंट ऑफ स्टिमुलाई मैच नहीं करता है। सो दिस इज पूरा सेटिंग गड़बड़ हो गया माइंड में। सो दैट इज वेरी अबनॉर्मल। सो दैट्स वाई पोर्नोग्राफी का रिस्ट्रिक्शन इज इम्पॉर्टेंट। पोर्नोग्राफी इज नॉट बैड, अगेन रिस्ट्रिक्शन इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज पोर्नोग्राफी इवेंचुअली अगर आप राइट पोर्नोग्राफी जैसे एजुकेशनल पोर्नोग्राफी है या सॉफ्ट पोर्न जो बोलते हैं, दैट जिसमें एक्चुअली जो चीज़ें रियल लाइफ में होती है उसमें थोड़ा इंटेलिजेंस और अंडरस्टैंडिंग होता है, तो दैट विल हेल्प। बट व्हाट वी गेट ऑनलाइन इज ऑल अननेचुरल पोर्नोग्राफी, अननेचुरल चीज़ें जो रियल लाइफ में कभी रेप्लिकेट नहीं होनी है, तो वो मिस सेटिंग हो जाता है। तो ये आ गया मैस्टरबेटरी, आई विल नॉट से एडिक्शन, एक्चुअली मैस्टरबेटरी रीसेटिंग या अननेचुरल एक्सपेक्टेशंस हो गया। सो दिस इज वेरी कॉमन। तो ये कम करना है तो स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। सो द पेशेंट्स हाउ टू कम, वी हैव टू विद द पार्टनर, वी हैव टू टेल देम what identify your erogenous zones and fantasies and communicate with the partner के साथ बात कीजिए, और फिर एक मिडिल लेवल पे आइए कि ये आप रियल लाइफ में कर सकते हैं, और पोर्नोग्राफी देखना धीरे धीरे बंद कीजिए।
फैंटेसी यूज कीजिए, नेचुरल जो माइंड में आ रहा है वो यूज करके करिए, रिलैक्स करके करिए, तो देन यू आर एबल टू कम आउट ऑफ दैट. सेकेंड आ गया मैस्टरबेटरी एडिक्शन. दैट वाज मैस्टरबेटरी रीसेटिंग, या पूरा मैस्टरबेशन की वजह से रियल टाइम पे इरेक्शंस नहीं आना. दैट इज व्हाट, टर्मिनोलॉजी तो नहीं बोल सकते हम क्योंकि जनरल समझ में नहीं आएगा. सो दैट इज, आई थिंक दे मस्ट अंडरस्टूड व्हाट आई सेड. सेकंड आता है मैस्टरबेटरी एडिक्शन. इट इज अ कंपल्सिव बिहेवियर वेयर until you don't masturbate again you will not be able to do something else. अब दूसरे काम कर ही नहीं पाओगे, अब डिस्ट्रैक्ट हो गए, आप कुछ काम कर रहे हो, मैस्टरबेशन करना है, उसके बिना मैं वो काम नहीं कर सकूंगा. फिर से थोड़ा टाइम में वो एनर्जी बढ़ जाएगी, फिर से उनको वो करना ही पड़ेगा मैस्टरबेशन, फिर ही वो मैं काम से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं काम से. उनको ये बहुत ही ज़्यादा अर्ज आती है, वो अनकंट्रोलेबल अर्ज को वो कंट्रोल नहीं कर सकते. दिस इज ऑन एडिक्शन. सो दिस नाउ रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ सेशंस, बिकॉज उनको फिर इट इज लाइक एन ओसीडी कि अगर मैं नहीं करूँगा तब तो बाकी काम तो मैं नहीं करूँगा, और वो रेस्टलेस रहते हैं. सो दिस रिक्वायर्स मेडिकल ट्रीटमेंट एंड काउंसलिंग. बॉटम लाइन इज masturbation is not abnormal. It is been actually being is being done since times and times if you read all the Upanishads and Vedas. करेक्ट. So now what is happening is we have to follow the right practices. Masturbation with imagination, fantasy, and soft porn. Maybe probably if you say there's no normal frequency, but say probably 2 to 3 times a week is okay. Maybe once a week, maybe whatever frequency that patient is okay with. And if you don't do it's okay, not a problem. But doing it obsessively, doing it watching pornography, that is what is a problem. There is no 100% answer कि कि ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, but it is not abnormal. Healthy masturbation habits can actually help develop sexual habits which will help after marriage also. Correct? And Yeah. avoiding pornography is very important, Yeah. particularly in what is available online, because then you get used to it. That's the most. ये हम लोगों के उपनिषद की अब बात करें, खजुराहो के टेम्पल्स हैं, कामशास्त्र या एक वो सब चीज़ें हमेशा रही हैं, लेकिन कहीं इसको छी, गंदा, अच्छी बात नहीं होती है, करते-करते मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि एक तरीके से कट कर दिया गया हमारे ज़िंदगी के इतने इम्पोर्टेंट पार्ट को, जो कि सोशली भी बहुत ज़रूरी है. आई एम श्योर कई सारे लोगों को अगर सही राह मिल जाए, तो शायद रेप जैसे संगीन जुर्म को भी कम करने में एटलीस्ट एक रास्ता निकल आएगा. डेफिनेटली, क्योंकि वो फिर वो अनलिमिटेड डिजायर्स है उनको भी कंट्रोल उसमें कर सकते हैं विद एजुकेशन. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एक्चुअली देखा जाए तो इफ यू सी 1800,000 के अगर देखोगे तब तो बहुत ही नेचुरल था, बहुत ही बहुत मैच. ओपन था, एंड इट वाज नॉट सच अ टैबू. देन समहाउ इन द 1500 1600 जैसे अर्बनाइजेशन हुआ, तो इट अगेन बिकेम लिटिल बिट कि ये बात नहीं कर सकते, ये वो नहीं कर सकते. अभी इट इज कमिंग बैक, इट्स लाइक अ साइकिल. सो नाउ इट इज कमिंग बैक इनटू द नॉर्मल realm. हाँ. If you go into the depths, पहले it was we are more progressive in these fields, and then time again we became a little regressive towards women and towards हाँ. these, and now again we are becoming progressive. तो क्या ऐसा हो सकता है कि लीगली जो इस तरीके के रेप विक्टिम्स हैं, या फिर नॉट विक्टिम्स, आई वुड नॉट से विक्टिम, बट पीपल हु आर इनटू सच बैड क्राइम और ऐसे सोच वाले जो लोग हैं, क्या लीगली एक स्ट्रीम नहीं निकलनी चाहिए ताकि डॉक्टर्स आकर उनको समझाएं, बताएं कि नो मीन्स नो. जो पिंक में अमिताभ बच्चन की फिल्म रही है, उसमें नो मीन्स नो ने बहुत हेल्प की है महिलाओं को, बट इस तरीके से डॉक्टर्स का भी एक स्ट्रीम निकाला जाए जो इन सब चीज़ों से डील करे, ताकि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है उसको कंट्रोल किया जा सके शायद. No means no very important, but ये समझने के लिए वो लेवल का अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना. अगर आप देखोगे रेप और ये जो ज़्यादा क्राइम्स होते हैं, दे डोंट हैपन इन बिग सिटीज टू कॉमनली, दे हैपन इन स्मॉल विलेजेस. उसमें इट इज स्टिल द मेल ईगो कि अभी मेरे को आई विल टेल यू दिस, आई डोंट नो दैट यू कैन ब्रॉडकास्ट इट, इफ इट्स अभी मुझे ये लड़की पसंद है तो मुझे ये चाहिए, दैट पॉइंट आता है तब वो होता है. या फिर उनको लोअर सोसाइटी को ये करना है, दबाए रखना नहीं, तब वो आता है. सो दोज थिंग्स वी नीड टू रिफाइन द सोसाइटी. ऐसे खाली उनको ये करने जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा वो सबको पिटने लगेंगे. अच्छा. So that is something which is not there. So otherwise things have come, no means no, so that's on the right track. For that is for the
अभी जो रेप्स है आप नहीं देखोगे रेगुलर उसमें होते हैं. It is happening in those areas where it is there, this casteism is there, all these things are there. It is true. Sometimes what they portray, you see the news, कहाँ आएगा कि कोई तो गांव में ऐसा हुआ और फिर थोड़ा टाइम आएगा फिर इग्नोर हो जाएगा. करेक्ट. सो इग्नोर हो जाता है. वाई? बिकॉज वो उनको बोलने अगर वो ऊपर आते तो वो कभी वी डोंट नो व्हाट हैपेंस टू देम, उनके रिलेटिव्स को क्या किया वी डोंट नो. सो दैट इज अ हायरार्की उधर जो है, वो सिस्टम को एक्चुअली चेंज करने की जरूरत है. तो कई बार देखने में ये भी आता है कि फिल्मों के जरिए भी सिखाने दिखाने की कोशिश करते हैं, उसका विरोध बहुत ज़्यादा हो जाता है. एक ओ माय गॉड 2 जब वो फिल्म मैंने देखी तो मुझे लगा कि ये सब चीज़ें जो है टीनेजर को और उनके माता-पिता को देखनी चाहिए. आप डॉक्टर हैं, मुझे नहीं मालूम आपने वो फ़िल्म देखी है, नहीं देखी है, बट क्या फ़िल्में भी अपनी ज़िम्मेदारी निभा सकती हैं आप, ताकि आपका काम थोड़ा आसान हो? ओ माय गॉड 2 देखी थी और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस मैं देने वाला था. तो पॉइंट हियर इज कि उसमें दिखाया गया है कि अगर वो चाइल्ड को किसी ने गाइड नहीं किया तो उसको तो सब लोगों ने यही कर दिया था, आउट ऑफ द सोसाइटी कर दिया. वाई? बिकॉज ऑफ उसको मिस इन्फॉर्मेशन दे दिया उसके पेनिस के साइज के बारे में किसी ने, जब सब कुछ नॉर्मल था. विच एक्चुअली हैपेंस इवन नाउ इन पीयर्स में होता ही है कि सब कुछ नॉर्मल होता है, फिर किसी ने कुछ बोल दिया तो माइंड पे ले लिया. फिर उसने वो सब जगह पे गया, उसका माइंड कहाँ पे भी जा सकता था. He could have gone into drugs, he could have gone into the wrong track. But luckily in the movie they showed कि at one point his father could stop. And then he understood it. Most important, family को understand करना है. The family education and education. He understood that this is a problem which is actually faced by many people. तो उन्होंने जो पूरा दिखाया है कि उसका कॉन्फिडेंस वापस आने के लिए वो केस वो जीते हैं कि उसमें कुछ रॉन्ग नहीं किया था. नहीं. So that is very important. Those such movies are very important because they send the right message if Right. put in the right way without over sensationalization. लेट मैरिजेस कितना इम्पैक्ट करती हैं आप? कितने लोग आते हैं जो ज़्यादा उम्र के होते हैं? Late marriages दो चीज पे impact करती है. एक तो sexually because both are higher age, little more, if you say 35-40, so their sexual functioning is not at the peak now, it is declining. अच्छा. So then they have issues. So they have to approach early, ज़्यादा टाइम नहीं है. और सेकेंड है इनफर्टिलिटी. विथ एज डेफिनेटली वुमेन की कैपेसिटी, एग प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाती है और मेल के भी जो स्पर्म्स है उनकी भी थोड़ा कैपेसिटी ज़्यादा देन कैपेसिटी क्वालिटी कम हो जाती है. एंड देन उसमें डिफेक्टिव चाइल्ड के भी चांसेस, abnormalities, Turner syndrome, everything, aberrations increase after a particular age. So late marriages now we can't help it. It is something like career खत्म होने के बाद ही हम शादी करेंगे. That is the point out here. So that is something we cannot change or tell anyone. That is a personal decision. So in such cases, only thing is when you are having a late marriage, you should be aware that you should approach early so that it gets treated early because you don't have too much time. And for fertility now we have all kinds of measures. मेडिसिन से ठीक होता है, अगर कुछ प्रॉब्लम आ तो सर्जिकली ठीक होता है, और अगर वुमेन में प्रॉब्लम है तो भी वो ट्रीट हो जाता है. कभी कभी तो एकदम लो है में जिसका एग्स एकदम खत्म हो गए उनके लिए भी देयर आर ट्रीटमेंट्स की हो जाता है. उससे भी आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी जो है उससे ट्रीटमेंट्स हो जाती है. सो दैट इज अवेयरनेस कि अर्ली आएंगे. अभी आप 35-40 में स्टार्ट कर रहे हो, आप 5 years और वेट करोगे तो बिकम्स इम्पॉसिबल. सो इन दिस केस यू हैव टू कम अर्ली अगर नहीं हो रहा है नेचुरली 1 year के बाद फॉर फर्टिलिटी एंड इवन फॉर सेक्सुअल डिसफंक्शन. अर्ली अप्रोच इज इम्पॉर्टेंट इन दीज पेशेंट्स ऑफ हायर एज ग्रुप. अभी तो कैसा है कि 0 स्पर्म काउंट जो होते हैं उसका भी ट्रीटमेंट आ गया है. वी टेक फ्रॉम द टेस्टिस, वी फाइंड द स्पर्म्स एंड डू टेस्ट ट्यूब बेबी. सो एवरीथिंग इज ट्रीटेबल नाउ टू अ गुड एक्सटेंट, 90-95%. और जो नहीं हो सकता है ट्रीट, उनके लिए ऑप्शन इज डोनर. विकी डोनर देखी होगी आपने. हाँ, विकी डोनर. सो डोनर स्पर्म्स और डोनर एग्स भी है. वो तो मूवी में स्पर्म्स दिखा है, डोनर एग्स भी है. सो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नहीं, नाउ यू हैव टू डू दैट. एंड बेस्ट है आफ्टर ऑल दिस इज अडॉप्शन. अडॉप्शन, करेक्ट. So they have to be aware and not let it affect your relationship. ट्रू. बट विकी डोनर जैसा भी अगर डोनर करना वो कितना आपको नजर आता है कि लोग नहीं, accept that is very wrong in the sense वो मूवी में दिखा है कि it's not, there is only altruistic donation is allowed. मतलब वॉलेंटरली आप जाके डोनेट कर सकते हो और आप आई थिंक 3 months में एक ही बार डोनेट कर सकते हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यू कैन नॉट कीप ऑन डोनेटिंग, ऐसे मूवी में दिखा है. ऐसा नहीं कर सकते. 3 months में 1 time ही डोनेट कर सकते हैं. एंड अल्ट्रुइस्टिक डोनेशन बिकॉज वो बहुत मिसयूज हो रहा था. तो द गवर्नमेंट हैज व्हाट न्यू लॉज कि अल्ट्रुइस्टिक डोनेशन, सो वॉलेंटरी विदाउट एनी मॉनेटरी गेन्स यू कैन डोनेट, एंड वंस इन 3 months यू कैन डोनेट. बट
लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं ऐसे डोनर्स से होने वाले बेबीज को? No, they accept when self is not possible. अगर self possible है तो everyone wants the self. डेफिनेटली। But नहीं possible है तो they have to accept. When all measures or you have taken all treatment options, then that is the only option. Because then some things cannot be इतना टेक्नोलॉजी एडवांस भी नहीं है कुछ एरियाज में जो 5% we cannot do anything. तो those patients have to counsel a lot. हाफ एन आवर बैठना पड़ता है उनके साथ. उनको पहले तो जब बताया तो they become very sad naturally. So you have to sit with them, empathize with them, and then eventually they understand and they have a normal life. एक होता है लास्टिंग लॉन्गर, बहुत समय तक यू आर हैविंग अ प्लेजर टाइम, लास्टिंग नॉर्मल, ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं या अलग है? Pleasure is multiple. See, now I will come to male pleasure, female pleasure अलग रहता है. हाँ. फीमेल प्लेजरिंग बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन कि इंटरकोर्स से ही उनको satisfaction मिलता है. फीमेल ओनली 40% or 60% ऑफ फीमेल्स एक्चुअली हैव प्लेजर विद इंटरकोर्स or reach orgasm. The pleasure word कहाँ से आता है? During intercourse and when you reach that orgasm, that is where the pleasure comes. Now the timing पे इतना it dependent नहीं, not completely dependent on the timing. वो orgasm अगर मिल रहा है वो important है. तो women का orgasm intercourse से भी होता है, other methods से भी होता है. Like there are the methods like other organs can be stimulated और वो उनको pleasure मिल सकता है. तो वो जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर इंटरकोर्स में प्लेजर कभी नहीं होता है तो मेथड से प्लेजर हो सकता है. फॉर मेल अगेन लास्टिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, अगेन द ऑर्गेजम इज इम्पॉर्टेंट, करेक्ट. पर वो लास्टिंग का क्वेश्चन कहाँ आता है? जब फीमेल ऑर्गेजम नहीं होता है. सो दैट इज वाई लास्टिंग लॉन्ग इज नॉट इक्वल टू प्लेजरेबल इंटरकोर्स. लास्टिंग फॉर अ गुड डिसेंट टाइम एंड रीचिंग एन ऑर्गेजम इज प्लेजरेबल इंटरकोर्स. और जो जल्दी डिस्चार्ज होता है, वाई इट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी? बिकॉज द वुमन विल नॉट रीच ऑर्गेजम. उतना टाइम में उनका ऑर्गेजम नहीं होगा क्योंकि उनका जो स्लाइटोरिस है, जो स्टिमुलेशन होना है वो होता नहीं है. तो देन मैन इज रीचिंग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में, मेल इज रीचिंग ऑर्गेजम बट द पार्टनर इज नॉट गोइंग टू बी सैटिस्फाइड बिकॉज शी इज नॉट रीचिंग ऑर्गेजम. एक सप्लीमेंट्स की बात कही जाती है, सप्लीमेंट्स ले लो सब ठीक हो जाएगा, क्या होते हैं ये सप्लीमेंट्स और कितना असरदार होते हैं सप्लीमेंट्स? सप्लीमेंट्स इज इफ यू हैव अ डेफिशिएंसी वो काम करते हैं. इरेक्शन में सप्लीमेंट्स काम करते हैं particularly in vegetarians because they have certain nutrient deficiencies, or in diabetes जिसमें particular supplements will work. So they will work, but वो maintain करना पड़ता है. अभी हम कुछ फूड लेते हैं उसमें आरडी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के हिसाब से हम डेली लेंगे तो ही तो मेंटेन होगा. तो न्यूट्रिएंट्स से लॉन्ग टर्म लेते हैं, अगर वो काम कर रहे हैं तो ले सकते हैं. बट इट्स नॉट लाइक मैजिक कि वो लिया और सब ठीक हो गया. करेक्ट. अगेन कमिंग टू रूट कॉज जानना पड़ता है. तो अगर सब वो लिया और सब ठीक हो गया, ऐसा नहीं है. दे आर जस्ट टू सपोर्ट. Supplements are to support whatever is the problem. So the point here is libido is different, erection is different, orgasm is different. Libido is कि desire कि मुझे अभी पार्टनर के साथ है, घर आके अभी मुझे सेक्स करने की इच्छा हो रही है. इच्छा इज लिबिडो. तो वो लिबिडो कम होने का रीज़न जनरली एज रिलेटेड होता है. जब टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो जाते हैं तब वो हो सकता है. या सेकंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ज़्यादा है, आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आपको बाकी सारे थॉट्स इतने ओवरवेलमिंग हैं कि आपको इंटरकोर्स के बारे में वो डिज़ायर नहीं आती है. अब दूसरे भी छोटे छोटे कॉजेज होते हैं, बट डिज़ायर इज़ द इच्छा होना. तो डिज़ायर कम होती है तो मेडिसिन से ट्रीट नहीं होती है. एक्सेप्ट टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम है तो उसका कर सकते हैं, पर अदरवाइज उसको मेडिसिन से नहीं ट्रीट किया जा सकता. बाकी सब लाइफस्टाइल चेंजेस, पार्टनर से कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग की व्हाट गिव्स यू मोर प्लेजर. अगर प्रीवियस प्लेजरेबल एक्सपीरियंस है तो नेक्स्ट टाइम डिज़ायर ऑटोमेटिकली आएगी. पहले अगर आप बहुत ही हैप्पी और प्लेजरेबल एक्सपीरियंस रहा तो नेक्स्ट टाइम डिज़ायर ऑटोमेटिकली बेटर आएगी. सो डिज़ायर इज डिफरेंट. सेकंड आता है कि फिर डिज़ायर के बाद आता है कि इरेक्शन, और फिर आता है इंटरकोर्स विद ऑर्गेजम. तो डिज़ायर इज समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट. एक मूड एलिवेटर जैसे कहा जाता है, वो कितना इफेक्टिव होता है? सो मूड एलिवेटर वर्क्स ऑन वो आपको जो मेलाटोनिन लेवल्स है, ब्रेन में जो हार्मोन लेवल्स है, मूड एलिवेटर जो मेडिसिन आते हैं उस पर काम करते हैं. सो इफ इट इज़ माइल्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. पर अगर बेसिक ही मेन प्रॉब्लम है कि डिज़ायर नहीं हो रहा है, बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम कि आप मुझे अच्छी इच्छा ही नहीं होती इंटरकोर्स करने की, तो वो सब लिबिडो ट्रीटिंग ड्रग से आज तक नहीं हुए. पेशेंट्स आते हैं. मोस्ट डिफिकल्ट टू ट्रीट अगर देखेंगे तो ये है लो डिज़ायर, लो लिबिडो, क्योंकि दे आर जनरली उसका अपफ्रंट कॉज नहीं होता है. टेस्टोस्टेरोन कम रहा तो ट्रीट कर सकते हैं, पर बाकी इट्स नॉट अपफ्रंट, इट इज इन द माइंड. सो लॉट ऑफ काउंसलिंग लगता है पार्टनर के साथ कि क्यों डिज़ायर कम हो गया. पहले तो बहुत अच्छा था, डिज़ायर जनरली हैपेंस, पहले बहुत अच्छा था, बाद ओवर टाइम वो नॉवेल्टी चली गई,
नॉवेल्टी चली गई, अट्रैक्शन चले गया विद पार्टनर, थोड़ा टाइम के बाद फिर इट बिकम्स अ रूटीन, पर वो डिजायर नहीं रहती. सो हाउ टू चेंज दैट? सो दैट इज अ प्रॉपर सेक्सुअल थेरेपी में जाता है. एक ऐसे में वायग्रा और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आती हैं, तो वो कैसे काम करती है? अभी वाइग्रा विल नॉट वर्क ऑन डिजायर पे, काम नहीं करती है. वाइग्रा वर्क्स ऑन इरेक्शन. वाइग्रा कैसा है? इट इज ऑन डिमांड पिल, कि अभी लिया, एक्शन आता है और फिर वो निकल जाती है ब्लड में से. 6 आवर्स तक काम करती है. तो साइड इफेक्ट्स तो उसके जनरली रहते नहीं, अनलेस हार्ट पेशेंट्स हो. इट्स डिफरेंट है. हार्ट पेशेंट्स में अवॉइड करना चाहिए. हार्ट पेशेंट्स में जिसका बहुत सीवियर हार्ट इश्यूज है, माइल्ड हार्ट पेशेंट्स में कोई इशू नहीं आता है. जिसको जस्ट हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, उसको तो ले सकते हैं, पर उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए. मिसयूज मतलब एवरीडे आप वो ले ही रहे हो, उसके बाद ही इरेक्शन हो रहा है, तो फिर प्रॉब्लम है, फिर आगे देखना पड़ेगा. हाँ, दैट इज नॉट नेचुरल। हाँ, बट अभी जिससे जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि वो पेशेंट जो कपल है इनिशियली फेल कर रहे हैं, उनको काम करेगा वाइगा, बिकॉज वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा एक बार, फिर बंद कर देंगे. पहले फिर थोड़ा डोज चालू करेंगे, फिर हाफ करेंगे, फिर बंद कर देंगे. बट ये सब चीजें डॉक्टर की देख रेख। यस, आप ऑलवेज, बिकॉज अदरवाइज मिसयूज होता है. हम्म बिकॉज यू कीप टेकिंग, आपको हैबिट हो जाएगी. हाउ टू टेक इट, हाउ टू स्टॉप इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक है पीनस का साइज और विमेन का प्लेजर, ये कैसे काम करता है, कितना सही होता है? पीनिस साइज और वुमेन प्लेजर आप देखोगे तो देर इज नो स्टैंडर्ड, बिकॉज पीनिस साइज डिफरेंट रिफर करता है एथनिसिटी के साथ. बिकॉज अफ्रीकन penises are लॉन्ग और इंडियन penises and एशियन penises are shorter. तो वो जो नेचुरल लेंथ है वो रहेगी. तो सम वुमेन क्या होता है, उनको फीलिंग होता है कि लेंथ ज़्यादा है तो अंदर तक कोई आ रहा है, तो फिर उनको ज़्यादा फीलिंग आ रही है. तो इन दैट केस वी कैन नॉट चेंज द लेंथ. हम्म तो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक. ऐसे बोल नहीं सकते. पर लेंथ पे अगर आप पूछ रहे हो तो आउट ऑफ 100 पेशेंट्स जो मुझे आते हैं, 98 की लेंथ नॉर्मल रहती है. उनको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली रहती है. ओके। उनका पार्टनर भी नहीं बोलते. वो उनका आता है बिकॉज पियर्स, कि मेरे दोस्त का इतना, अम्मा मेरा इतना ही. 98% आउट ऑफ 100 ना उनको पार्टनर बोलते हैं, बस पियर और ऑनलाइन से इन्फॉर्मेशन मिलती है. उनको डाउट आ जाता है. उनका कुछ और भी स्ट्रेसेस होते हैं लाइफ में, पर पूरा डाइवर्जन आ जाता है इस पे, ओके। कि अभी मेरा पीनिस शॉर्ट लग रहा है मुझे, तो उसके लिए वो 10 जगह जाएंगे. सो दैट इज हाउ शॉर्ट पीनिस का तो पूरा पेंडेमिक इज, कि नॉर्मली रहता है, पर उनको माइंड में इट गोज इनटू देम. 2 पेशेंट्स होते हैं कि एक्चुअली शॉर्ट रहता है. तो फॉर दैट वी हैव अदर सर्जिकल प्रोसीजर्स, दैट ऑल. बट दैट इज नॉट द पॉइंट वेयर वी विल कम टू द कॉमन पीपल. में यही होता है कि नॉर्मल होने के बाद भी दे हैव दिस मिसकंसेप्शन कि पीनिस छोटा है. और ऑल्सो पोर्नोग्राफी में वो कहाँ पे दे शो अबनॉर्मल थिंग्स ना, दे शो इलोंगेटेड पीनिसेस. जो क्या करते हैं आजकल तो यही है. तो उसको कंपेयर करोगे तो फिर कोई भी विल फील कि देयर इज सम प्रॉब्लम ना. बिल्कुल, बिल्कुल। एक एजिंग हार्मोन्स और सेक्सुअल डिजायर, ये सब चीजें कितना इम्पोर्टेंस प्ले करती हैं? तो भी जैसे वुमेन में मीनोपॉज रहता है, हाँ। वैसे मेन में एंड्रोपॉज रहता है. सो एंड्रोपॉज व्हाट हैपेंस इज, पहले इट वाज 50 ईयर्स के बाद स्टार्ट होता था, बिकॉज हेल्दी लाइफस्टाइल थे, सब फिजिकली एक्टिव थे. अभी फिजिकली इतना एक्टिव नहीं रहते, सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहती है. इवन इफ दे आर गोइंग टू एक्सरसाइज, इट इज लाइक नॉट वेरी रेगुलर. तो अभी नाउ बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एंड अर्बनाइजेशन एंड ऑल दिस थिंग्स, नाउ द एज इज बिकम 40. आफ्टर 40 मेल्स आर हैविंग दिस इशू of andropause. So the natural testosterone levels in the body reduce slowly, leading to decreased desire, libido. जो libido सेक्स ड्राइव रहती है वो कम हो जाती है, इरेक्शंस भी इफेक्ट होते हैं. और फिर वो मूड स्विंग्स, जैसे वुमेन में हॉट फ्लैशेस आते हैं मेनोपॉज में, और मूड मेन में भी इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, बोन पेन्स, बॉडी पेन, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, ये सब होने लगता है. अच्छा, सो इट इज नॉट स्ट्रेस ओनली, इट इज आल्सो द एज। एज ऑल्सो, एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेसेस जल्दी आ रहा है, प्री मैच्योर थोड़ा हो रहा है. सो ये अवेयरनेस है, एंड्रोपॉज का अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. उनको लगता है कि वो टायर्डनेस ज़्यादा हो रही है, फटिगेबिलिटी ज़्यादा है, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग ज़्यादा है, एंगर इश्यूज आ गए हैं, डिजायर कम हो गया है. दैट मीन्स दे आर हैविंग एंड्रोपॉज, तो चेकअप कराना चाहिए. उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल्स है, उसमें फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी रहते हैं. अच्छा। तो इवैल्यूएट करना पड़ता है. एंड देन आफ्टर दैट इवैल्यूएशन, अगर हम सप्लीमेंट दे टेस्टोस्टेरोन, देन इट इज द राइट करेक्ट मेथड. अभी देर इज अनस्क्रूपुलस यूज ऑफ टेस्टोस्टेरोन. कोई पेशेंट इरेक्शन का प्रॉब्लम के लिए क्या आया, टेस्टोस्टेरोन दे दो, ऐसा भी होता है. राइट, लेफ्ट एंड सेंटर टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन देते हैं. सम प्लेसेस दे आर नॉट क्वालिफाइड, टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन देते हैं. तो ऑब्वियसली टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल से ऊपर चले जाता है, तो उसको थोड़ा तो इफेक्ट अच्छा आएगा, नॉर्मल से ऊपर जाएगा तो. बट एक्चुअली उसको ज़रूरत ही नहीं थी.
और उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, हायर टेस्टोस्टेरोन का ब्लड थिक हो जाता है, हार्ट अटैक आ सकते हैं। तो ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि टेस्टोस्टेरोन ऐसे ही नहीं लिया जाए विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एंड विदाउट राइट गाइडेंस, क्योंकि वो तो हार्मफुल हो जाता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू पास ऑन कि टेस्टोस्टेरोन कैन नॉट बी गिवन टू एनी पेशेंट हु हैज नॉर्मल लेवल्स, और दे दिया तो साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो दैट हैज़ टू बी अवॉइडेड। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि कई सारे एज वाले लोग भी रेप कमिट करते हैं, तो क्या उनमें एंड्रोपॉज़ नहीं हुआ होता है? नहीं, एवरीवन विल नॉट हैव एंड्रोपॉज अगेन आफ्टर 40 मिनट, होगा ऐसा नहीं है, वरना सब आ जाएंगे कि उनको प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि आज पे मूड, ये एंगर मूड इश्यूज तो कॉमनली होते हैं, ऐसा नहीं, सबको नहीं होता है। इट इज सीन ओनली इन 30 to 40% ऑफ द मेल्स, आफ्टर 40 30%, आफ्टर 50 मोर परसेंट बढ़ जाए, 50% से आफ्टर 60 50 to 60%, ज़रूरी नहीं है कि होगा। ओके। सो नाउ अगेन when we are talking about this क्राइम में ना माइंड सेट अलग होता है, खाली वो टेस्टोस्टेरोन लिबिडो की बात नहीं रहती है। अगर आप देखोगे वो 60 वाला क्राइम कमिट कर रहा है तो उसने यंगर एज में भी क्राइम जनरली कमिट किया रहता है, ओके। या फिर उनको बैकग्राउंड देखना रहता है, बिकॉज यू कैन नॉट जनरलाइज कि अभी 60 प्लस वाले कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि उनको देयर इज समथिंग, इट्स नॉट। इट्स अ बैकग्राउंड ऑफ मेंटल सेटअप साइकोलॉजिकली कि कि वो क्राइम करते हैं। हुँ। सो दैट इज समथिंग विच इज नॉट जनरलाइजेबल, इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। वो जो सिचुएशन और जो इंसिडेंट हुआ उसको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा देखने के लिए कि पर्सन टू पर्सन वाली या बात का साथ। तो उसमें एंड्रोपॉज तो रेप करना का, अभी आप अगर रेप का डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो वो चेंज हो गया है। रेप डेफिनेशन इज नाउ नॉट, नो, यू नो लॉन्गर रिक्वायर पेनिट्रेशन, हुँ। even if the organ touches in the that relevant area, that is also rape. So that is different, completely different. So we cannot generalize कि अभी ओल्ड मेल कर रहे हैं तो फिर उनका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होगा क्या, ऐसा नहीं। उनको मे बी फॉर सम अदर रीजंस दे आर डूइंग दैट। एक लाइफ़स्टाइल जो आजकल के लोगों की चेंज हुई है, उसमें सिगरेट बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो गई है। आपने वैसे भी बोला था कि इन सब का इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे दूर करें और कैसे इन लोगों को समझाएँ कि आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कमज़ोर बना रहे हैं बाय यूज़िंग अल्कोहल आप लेते हैं या सिगरेट्स लेते हैं? सिगरेट्स का इफेक्ट बहुत सारी चीज़ों पे होता है, इट्स नॉट ओनली ऑन द इरेक्शंस। सिगरेट मीन्स निकोटीन, निकोटीन जो रहता है वो विजो कंस्ट्रिक्टर, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है और स्ट्रेस में रखता है वो थ्रू आउट द बॉडी वेसल्स। अच्छा। सो इट विल अफेक्ट ऑल द ऑर्गन्स। क्रॉनिक स्मोकर्स को देखोगे आई प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम्स, इंक्रीज चांसेस ऑफ हार्ट अटैक, बिकॉज वेसल स्ट्रेस में है तो ब्लॉक हो सकते हैं, एम्बुलेंस आके ब्लॉक कर सकता है। और सबसे छोटे पीनेस वेसल्स होते हैं, फिर थोड़ा बड़ा हार्ट के वेसल्स होते हैं, उससे बड़े ब्रेन के वेसल्स होते हैं। तो सबसे पहले पीनेस के वेसल्स इफेक्ट होते हैं। इट्स लाइक इफ यू आर स्मोकिंग अ लॉट, अगर इरेक्शन प्रॉब्लम आया तो इट्स लाइक वार्निंग साइन कि अभी हार्ट अटैक आ सकता है। अच्छा। सो एनी वन हु इज फेसिंग इरेक्शन इश्यूज 40-50 ईयर्स में है, मतलब वो यू हैव टू बी अलर्ट समटाइम्स, बिकॉज वो वेसल इफेक्ट हुआ है तो दूसरा वेसल भी इफेक्ट हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे स्टडी हुई है कि जिसको ईडी होता है उनका लाइफ स्पैन कम होता है, एक्चुअली फिजिकल ऑर्गेनिक ईडी। तो दैट इज स्मोकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, उसमें इरिवर्सिबल चेंजेस होने लगते हैं क्रॉनिक स्मोकर्स में, फिर उसको रिवर्स करने में 1 ईयर 2 ईयर्स लगते हैं। और वो निकोटीन जो है इज़ वेरी हार्मफुल। उसमें निकोटीन जो है ना ही वेसल्स कम करता है, अंदर के मसल्स के जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसको भी कम कर देता है। सो स्मोकिंग जनरली इज द वर्स्ट थिंग टू डू इफ यू आस्क मी फ्रॉम ऑल ऑफ द थिंग। अल्कोहल भी थोड़ा भी ओकेजनली ठीक है, स्मोकिंग इज द वर्स्ट थिंग बिकॉज इट एक्चुअली डैमेजेस द वेसल्स थ्रू आउट द Every बॉडी। generation is going behind it. The generation is going behind because now that is the issue with movies ना, मूवी में दिखाते हैं कूल है, लिखते हैं स्मोकिंग इज injurious to health, but that doesn't help. Stop showing smoking ना, in the movies they should not show. वो दिखाते हैं कि वो अभी KGF है या कोई भी मूवी ले लो तो वो स्मोकिंग करेगा तो ही कूल दिखेगा। That is the wrong message we are giving. ट्रू, ट्रू, ट्रू। डॉक्टर आपसे ये जानना चाहती हूँ, बहुत बार ये जो जिम इंस्ट्रक्टर होते हैं या जिम में बहुत इंटेंसली जो एक्सरसाइजेस करते हैं, वो अलग से सप्लीमेंट्स लेते हैं। वो कितना सही है, गलत है? कि उसके बाद मैंने उन लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक से जान गँवाते देखा है, जो अच्छा नहीं लगता है देख पढ़कर। जो आपने देखा होगा सेलिब्रिटी से भी रिसेंटली जो आई थिंक उनको भी यही इशू हुआ था, तो दैट इज कैसा है कि उसमें 2 टाइप ऑफ सप्लीमेंट रहते हैं, एक तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स एंड टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स रहते हैं, बिकॉज मसल को बिल्ड करने के लिए प्रोटीन लगता है एंड टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस की वजह से वो मसल बिल्ड होते हैं, बिकॉज वो दिखाने के मसल्स दिखने चाहिए, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग कि बॉडी बिल्डिंग कराओ तो दिखना चाहिए, तो दैट इन दैट केस प्रोटीन सप्लीमेंट आते हैं एंड ये टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन आते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स आर जनरली हेल्दी, एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स के भी प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि एनिमल्स को हार्मोन्स दिए जाते हैं, तो वो हार्मोन्स अगर हमारे बॉडी में आते हैं तो वो इफेक्ट कभी कभी कर जाता है वो सीमेन काउंट को।
तो वो सप्लीमेंट जब लेते हैं तो आइडियली गुड एडिक्वेट क्वांटिटी लेनी चाहिए और प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स इज ओके फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट। सेकंड, टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन इज वेरी हार्मफुल। टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन जब लेते हैं तो कैसा है कि बॉडी के इंटरनल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बंद हो जाता है। इंटरनल जो हार्मोन्स रहते हैं, फॉलिकल हार्मोन्स जो स्पर्म प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करे, वो कम्प्लीटली बंद हो जाते हैं। तो होता है एक्सोजिनस टेस्टोस्टेरोन जो इंजेक्शन लिए उसकी वजह से इंटरनल जो नॉर्मल हार्मोन्स है जो स्पर्म प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने वाले हैं वो बंद हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में हमने देखा है कि स्पर्म काउंट जीरो हो जाते हैं और टेस्टिस साइज भी कभी कभी छोटी रहती है, जो एक एक दो दो साल तक टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन लेते हैं तो उनको रिवर्सल में फिर करना पड़ता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि ऐसे इंजेक्शन स्क्रूपुलस से ना लिए जाए, और लिए जाते हैं तो मॉनिटरिंग करना पड़ता है। अभी जैसे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में लेना पड़ता है, पर आफ्टर दैट उसको रिवर्स करना पड़ता है। और रेगुलर बॉडी बिल्डिंग में तो टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंटेशन बिल्कुल मना है कि ना लिए जाए, बिकॉज उसके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं फर्टिलिटी पे। सेकंड, टेस्टोस्टेरोन जब नॉर्मल से ऊपर हो तो ब्लड थिक हो जाता है, और ब्लड थिक हो जाता है तो हार्ट अटैक के चांसेस, स्ट्रोक के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। सो ये जो स्टेरॉइड लेना होता है ये बेसिकली टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड्स, वो लोगों को पता नहीं, टेस्टोस्टेरोन इज अ स्टेरॉइड एक्चुअली स्पीकिंग। सो दैट इज टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन जैसे बोलते हैं। ओके। एक आपसे बातचीत करते करते एक प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, क्या उसका भी कोई निकाल होता है? क्या उसको भी मैनेज किया जा सकता है? प्रीमेच्योर इजैकुलेशन 3 लेवल्स पे होता है। एक तो माइंड में जो हार्मोन्स रहते हैं, जो हम बोलते हैं कि सेरोटोनिन लेवल्स की वजह से वो होता है। सेकंड होता है लोकल, जो पीनिस है वो लेवल पे सेंसिटिविटी है, ग्लैंड्स जो टिप है उस पे सेंसिटिव रहता है, तो अंदर जाते ही वो सेंसिटिविटी बढ़ जाता है तो डिस्चार्ज हो जाता है। थर्ड होता है कि वो लेवल ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, या माइंड ज़्यादा स्टिमुलेटेड है, माइंड एकदम ही ज़्यादा एक्साइट हो जाता है बिकॉज ऑफ सर्टन सिचुएशंस। तो एंग्जाइटी है तो भी जल्दी हो जाता है, एंग्जाइटी है तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। तो वो 3 फैक्टर्स है। तो अभी आप जो भी केस में कौन सा फैक्टर एक्ट कर रहा है उसको उसके हिसाब से ट्रीट किया जा सकता है। अगर माइंड में सेरोटोनिन लेवल्स का इशू है तो थोड़ा इनिशियली मेडिसिन देके, मेडिसिन देंगे तो उसका इफेक्ट आता है, तो सेरोटोनिन लेवल्स कंट्रोल होते हैं तो बेनिफिट मिलते हैं, डेफिनेटली टाइम बढ़ता है, फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर वो मेडिसिन थोड़ा थोड़ा स्लो करके लो डोज पे थोड़ा कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि वो नेचुरल टेंडेंसी है। दैट विल बी अ गुड सोल्यूशन। अगर सेंसिटिविटी है तो सेंसिटिविटी कम करने के लिए मेजर्स है, उसको हॉट कोल्ड वाटर का एक्सपोजर दो, रेगुलरली एक्सपोज करो। तो जैसे हम इनिशियली, जैसे हम अगर ठंडे पानी में जाए तो स्टार्टिंग में ठंडा लगता है, फिर थोड़ा टाइम में बॉडी गेट यूज्ड। यूज हो जाती है। तो सेंसिटिविटी को यूज तो करने के लिए डिसेंसिटाइजेशन मेथड्स रहते हैं, फिर कुछ कभी कभी बहुत सेंसिटिव रही तो जेल्स आते हैं। और थर्ड है कि डिफरेंट बिहेवियरल टेक्निक्स है कि वो जैसे सेक्स करने के टाइम पे धीरे धीरे खुद कंट्रोल करना सीख जाते हैं, कि वो लेवल जहाँ पे हम इजैकुलेट होने वाला है वो पहुंचने के पहले थोड़ा सेंसेशंस को, एक्साइटमेंट को, बॉडी को कंट्रोल करे। उसमें वो कीगल एक्सरसाइजेज आती है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स आती है, ब्रीदिंग टेक्निक्स, मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जिसमें वो थोड़ा कंट्रोल आ जाए। तो जैसे कंट्रोल आने लगता है तो फिर टाइम ऑटोमेटिकली नेचुरली भी बढ़ सकता है, नॉट नेसेसरी कि मेडिसिन लगे। तो ये बेसिक मेथड्स है। हाँ, पर क्या चीज़ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को ठीक नहीं करेंगी मैं बता देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, सब करा के आते हैं, जैसे पी शॉट हुआ तो उससे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को फ़र्क नहीं पड़ता है। सप्लीमेंट से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को फ़र्क जनरली नहीं पड़ता है। ओके। एक गुड सेक्स, इसका क्या कोई पैमाना होता है? इसकी क्या परिभाषा होती है? कुछ चीज़ों की परिभाषा नहीं होती है। सो इट इज़ नॉट गुड सेक्स, इट इज़ satisfactory sex is the better term if you ask me. Satisfactory intercourse, satisfying both the partners. उसमें कैसा है कि एवरी टाइम थोड़ा नॉवेल्टी चाहिए, एंड सेकेंड इज कि दे यू हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फोर प्ले ऐसा किया जाए कि वो स्टिमुलेट करे। आफ्टर फोर प्ले इंटरकोर्स हो, एंड आफ्टर इंटरकोर्स इमीडिएट डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। आफ्टर इंटरकोर्स में इंटीमेसी मेंटेन होनी चाहिए, एक दूसरे के सेंसेशंस को फील करना चाहिए, टच सेंसेशन, स्मेल, टेक्सचर। आफ्टर इंटरकोर्स भी थोड़ा टाइम कडल करे, फिर वो फॉर्म हार्मोन्स और वो सेटिस्फैक्टरी इंटरकोर्स का आता है, विच इज डिफरेंट फॉर एवरीवन, which will satisfactory intercourse, which will make the next you want to anticipate the next act of intercourse. So it becomes a cycle of pleasure satisfaction, pleasure satisfaction. डॉक्टर, ये परफॉर्मेंस प्रेशर ये सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए होता है? लड़का-लड़की दोनों आपस में भी देते हैं? ये बड़ी असमंजस सिचुएशन हो जाती है। कैसे आपके सामने लोग उदाहरण लेकर आते होंगे?
अगर देखा जाए तो लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स में जैसे विलेजेस में है तो उनको ऐसा ट्रेनिंग होती है कि फर्स्ट नाइट में अगर नहीं होता है कुछ फर्स्ट 2-3 बार में तो वो पार्टनर अलग, वो वाइफ है अपने घर चले जाते हैं। फिर वो डिमांड करते हैं कि जब तो आप सही हो जाओ उसके बाद ही आप आना, और सही से हो गया तो ही हम साथ में रहेंगे वरना हम नहीं रहेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में परफॉर्मेंस एंग्जाइटी आ गई वो। अभी वो नेक्स्ट टाइम जब जाएगा उसको ये कि अगर नहीं हुआ मेरा तो पहले से ही माइंड में डाउट है, मेडिसिन लेके भी जाएगा। फिर अगर नहीं होता है तो पूरा शैटर हो जाता है कॉन्फिडेंस, और फिर वो उनके ऊपर मानहानि का दावा भी कर देते हैं कि इम्पोर्टेंट था, और हमको ऐसे पेशेंट मेरे पास आते हैं सर्टिफिकेट मांगने के लिए, पोटेंसी सर्टिफिकेट, ताकि वो केस में बता सके। तो ये एक दूसरा पार्ट ऑफ द सोसाइटी वेयर द वुमेन इज समटाइम्स नॉट अंडरस्टैंडिंग, और उनको अच्छा से नॉलेज नहीं है, उनको आगे से बताया गया है। ऐसे केसेस भी कॉमनली हमने देखे हैं। सो इसमें बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है वो मेल को ट्रीट करना। फिर कैसा होता है इस सच केसेस में हम बोलते हैं कि ये जाने दो, फिर नेक्स्ट मैरिज के पहले हम उसको आइडियल गुड गाइडेंस दे के करते हैं तो वो क्यों साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था वो सक्सीड हो जाता है। और कुछ पेशेंट्स को राइट अगर गाइडेंस नहीं मिला तो वो कुछ भी ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, कुछ भी दे देते, डेस्परेशन में कुछ भी कर देते, डेस्परेशन का फायदा उठाया जाता है। हम्म। और सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे मेल्स बहुत अग्रेसिव है। उनको बोला गया है कि यू कैन ट्रीट योर पार्टनर इन एनी विच वेज, कैसे भी करना है, इंटरकोर्स कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, शादी हो गई तो वो भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसपे फिर वो फिजिकल ट्रॉमा वाला पढ़ा जाता है। तो वो एजुकेशन की भी बहुत ज़रूरी है। तो उसमें ऐसे केसेस में तो वो कभी 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 पार्टनर बोलते भी नहीं है, काफ़ी साल निकल जाते हैं। तो ऐसे केसेस में वुमेन ना उनको उनके राइट्स के बारे में अवेयर रहना चाहिए कि कि ये सब चीज़ें डेफिनेटली रॉन्ग है, और अगर हम उसको रिपोर्ट करेंगे तो हमको जस्टिस मिलेगा। सो ये दो स्पेक्ट्रम्स है विच आर देयर इन आवर इंडियन सोसाइटी। This is just a question which I want to understand. A male can rape a woman, but can a woman rape a man? Yeah, can. Doesn't happen in India, but abroad बहुत होता है। इंडिया में जनरली नहीं होता है। Because their women have been taught कि their virginity is still there, 80-90% is to be only for after marriage only for, वो भी है अभी भी 80-90% वुमेन में है। अच्छा। अब्रॉड ऐसा नहीं है। अब्रॉड दे हैव सेक्स एट 16 ईयर्स, 17 ईयर्स, 18 ईयर्स। उसके बाद दोनों के बॉडी काउंट का ऐसा रहता है। उसमें सम ऑफ द वुमेन आर वेरी अग्रेसिव, मेल लीडर्स भी रहते हैं उधर तो, और वुमेन वेरी अग्रेसिव, तो वो कर सकते हैं, 2-3 वुमेन मिलके भी कर सकते हैं। बट ऐसा केस इंडिया में इंडिया में मैंने तो नहीं देखा है, मतलब नॉट इन माय एक्सपीरियंस, एंड मे बी अगर देखोगे भी तो इतना आया भी नहीं किधर ऐसा हो, तो मैंने सुना हो। पर अब्रॉड में ऐसा होता है उसके क्योंकि केसेस भी होते हैं कोर्ट में। ओके स्टिल डिफिकल्ट फॉर मी टू जस्ट एक ही मूवी में ऐसा दिखाया गया था, थोड़ा आप ऐतराज सोचोगे तो ऐतराज इट वाज ऐतराज यस बट देयर शी so what women again, seduces the man so what he forces again, that is a definition now, जो इसमें चेंज हो गया तो इसमें भी चेंज होगा ना। हाँ डूइंग एनीथिंग व्हिच इज अगेंस्ट द विल इज अ नो मीन्स नो का इम्पोर्टेंस सेम दोनों साइड पे। चलिए डॉक्टर थैंक्स लॉट इतनी सेंसिटिव टॉपिक को इतने अच्छे से आपने समझाया जो देखेगा सुनेगा पढ़ेगा आपकी बातों को जानेगा कम से कम उसको जिंदगी में प्रॉब्लम्स कम होगी इतना तो मैं आपको बता देती हूँ धन्यवाद आपका थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू, धन्यवाद। तो ये डॉक्टर प्रियांक थे जो उस टॉपिक पे बात कर रहे थे जिस पर आमतौर पर बात नहीं की जाती है लेकिन बात करने से ही बात बनती है और बातों को सॉल्व किया जा सकता है ऐसे ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग और एजुकेशनल पॉडकास्ट के लिए आप बने रहिए मेरी सहेली पॉडकास्ट पर मेरी तरफ से यानी रूना आशीष की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद